हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम ओल्ड मैन एंड द सी जो कि अर्नेस्ट हेमिंगवे द्वारा लिखी गई थी और बीए पार्ट थर्ड के सिलेबस में इंक्लूड है को डिस्कस करेंगे। उससे पहले हमें अर्नेस्ट हेमिंगवे जो कि इसके राइटर है उसके बारे में कुछ पता होना चाहिए, उनकी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। अर्नेस्ट जो हेमिंगवे है उनकी लाइफ स्पेन था 1899 टू 1961। वो अमेरिका के ओक पार्क में बर्थ हुआ था उनका, और उन्होंने 17 साल की उम्र में एज ए न्यूज़पेपर राइटर कैंसस सिटी में अपना कैरियर स्टार्ट किया था। After the United States entered the First World War, he joined a volunteer ambulance unit in the Italian army. जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था उसके बाद में जब यूनाइटेड स्टेट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में एंटर हुआ था या उसने पार्टिसिपेट करना स्टार्ट किया था, उस टाइम उन्होंने एम्बुलेंस यूनिट में वॉलंटियर के रूप में मतलब हेल्प की थी, या फिर एज ए वॉलंटियर उन्होंने उसको ज्वाइन किया था। Serving at the front, he was wounded, was decorated by the Italian government and spent considerable time in hospitals. और क्योंकि उन्होंने फ्रंट पे जाके एम्बुलेंस में काम किया था वॉर में उन्होंने हेल्प की, तो वहाँ पे उनको मतलब काफ़ी चोट भी लगी थी या वो जख्मी भी हुए थे, और जिसके लिए इटालियन गवर्नमेंट ने उनको डेकोरेट किया था या फिर सम्मान दिया था। After his return to the United States, he became a reporter for Canadian and American newspapers and was soon sent back to Europe to cover such events as the Greek Revolution. और जब वो यूनाइटेड स्टेट्स में वापस आ गए थे वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद में, तो उन्हें कैनेडियन और अमेरिकन न्यूज़पेपर में एज ए रिपोर्टर पोस्ट दिया था, और वापस यूरोप में जब ग्रीक रेवोल्यूशन चल रहा था वहाँ पे उसको कवर करने के लिए भेजा था। Hemingway himself a great sportsman, like to portray soldier, hunters and bullfighters. Hemingway खुद एक स्पोर्ट पर्सन थे, तो इसलिए वो अपनी जो भी वर्क था उसमें सोल्जर्स को, हंटर्स को, बुल फाइटर्स को पोर्ट्रे करना पसंद करते थे। His straightforward prose, his spare dialogue, and his predilections of understatement are particularly effective in his short stories, some of which are collected in Man Without Women, 1927, and the fifth column, and the first 49 stories of published in 1938। और उनकी जीत जो हुई थी वो 1961 में हुई थी। ही पब्लिश 7 नॉवेल्स, उन्होंने 7 नॉवेल्स को पब्लिश किया था। 6 स्टोरी कलेक्शन, शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन थे, 6 उन्होंने पब्लिश किए, साथ में 2 नॉन फिक्शन वर्क्स। 3 of his novels, 4 short story collections and 3 non-fiction works were published posthumously। मतलब उनकी डेथ के बाद में 4 उनके नॉवल पब्लिश हुए थे, 3 नॉवल पब्लिश हुए थे, 4 शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन पब्लिश हुए थे, साथ साथ में 3 नॉन फिक्शन वर्क्स भी उनकी डेथ के बाद में हुए थे। और उनको अमेरिकन लिटरेचर का जो उसमें क्लासिक माना जाता था, मतलब उनका जो काम था या उनका जो वर्क था वो अमेरिकन लिटरेचर में क्लासिक के रूप में यानी कि बहुत ही रिनाउंड माना जाता है। His economical and understated style, which he termed the iceberg theory, has a strong influence on 20th century fiction, while his adventurous lifestyle and his public image brought him admirations from later generation। और उन्होंने एक थियोरी दी थी आइसबर्ग थियोरी, जो कि जिसका बहुत ज़्यादा 20th सेंचुरी के जो भी राइटर्स थे उन पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ा था इस चीज़ का, आइसबर्ग थ्योरी का। और आइसबर्ग थ्योरी का मतलब होता है हेमिंगवे बिलीव्ड दैट द डीपर मीनिंग ऑफ स्टोरी शुड नॉट बी एविडेंट ऑन द सरफेस। मतलब हेमिंगवे ये बिलीव करते थे कि जिस तरह आइस पानी पे तैरता रहता है, उसी तरह जो उसका डीपर मीनिंग होता है किसी भी चीज़ का, वो सरफेस कोई भी स्टोरी है उसकी स्टोरी लाइन के सरफेस पे उसका जो इनर मीनिंग या डीपर मीनिंग होता है वो उसको ऊपर नहीं दिखाना चाहिए था, बल्कि जो उसका रियल मीनिंग होता है वो हमेशा हिडन होना चाहिए था, ताकि जो भी राइटर्स उसको डीपली पढ़े या फिर उसमें से निकाल सके। जैसे ये होता है कि आइस होता है वो बर्फ़ जब होता है वो ऊपर जमा हो रहता है, और उसका जो पानी होता है यानी कि जो वाटर है, रियल वाटर है, वो बर्फ़ के नीचे होता है। जब सर्दियों में बर्फ़ ऊपर जम जाती है तो नीचे पानी रहता है। उसी तरह जो उसका रियल मीनिंग होगा वो ऊपर सरफेस पे नहीं दिखना चाहिए, बल्कि वो हिडन होना चाहिए जिसको बाद में समझना पड़े। But should shine through implicitly, focusing on surface elements without explicitly discussing underlying themes। मतलब जो उनकी थीम होगी वो हमेशा सबवर्ब होती है, मतलब वो छुपी हुई होनी चाहिए, सरफेस एरिया पे नहीं होकर सरफेस एरिया के अंदर नीचे होनी चाहिए। और उनको 2 अवार्ड्स मिले थे, जिससे नोबेल प्राइज़ मिला था 1954 में और पुलित्ज़र प्राइज़ मिला था 1953 में। ये 2 अवार्ड उनको दिए गए थे। नेक्स्ट इज उन्होंने कौन कौन से उनके जो नोटेबल वर्क्स कौन कौन से, मतलब उनके इंपॉर्टेंट वर्क कौन कौन से हैं, जैसे अ फेबल टू आर्म्स, द सन ऑल्सो राइजेस, द ओल्ड मैन एंड द सी, फॉर हुम द बेल टोल्स, द शॉर्ट हैप्पी लाइफ ऑफ फ्रांसिस मेकम्बर, ए क्लीन वेल लाइटेड प्लेस, hills like white elephants, the snows of Kilimanjaro, to have and have not, in our times। ये कुछ उनके नोटेबल्स वर्क हैं।
आज के लेक्चर में हमने जो ओल्ड मैन एंड द सी है उनके राइटर है अर्नेस्ट हेमिंगवे, उनको डिस्कस किए, उनके इंपॉर्टेंट वर्क को डिस्कस किया, साथ में उन्होंने किस बेस पे लिखना स्टार्ट किया, उनकी लाइफ के इंपॉर्टेंट इवेंट्स कौन से थे, उस चीज़ को डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो ओल्ड मैन एंड द सी है उसके जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको डिस्कस करेंगे, साथ साथ में प्लॉट, उसकी समरी क्या है, उसकी थीम्स क्या है, उनको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।